चैप्टर नंबर 3। अब्दुल्ला को बुलाओ। पेज नंबर 26। बिलाल अजहर ए सी ए होता है यानी छोटा सी ए। पहले 10 साल उसको ए कहते हैं, 10 साल के बाद FCA कहते हैं। इज मैनेजर टैक्सेशन एट अ लार्ज कंसल्टेंसी फर्म एंड रिपोर्ट्स टू बदर अली FCA, जो बड़ा सी है, फैकल्टी मेंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। वो बाकी ट्रांसफर कर दो और दूसरा वो भी मुझे दे दो, सफ़े कॉपी करा दो। पिछले वाले मिला के, पिछले वाले जो 3-4 दिए हैं वो भी, क्योंकि इन लोगों के पास नहीं होंगे वो। Bilal Adhar AC as a manager taxation at large tax consultancy firm and reports to Badr Ali FCA who is one of the partners of the firm। तो बिलाल अली एक जगह पे नौकरी कर रहा है और वहाँ पे एक बड़ा CA है जो कि उस फर्म का पार्टनर है। तो बिलाल अजहर जो है वो एम्प्लॉई है और बदर अली जो है वो उसका बॉस है, और इनका काम ये है कि लोगों को टैक्स के मशवरे देते हैं। इसका मतलब है बदर अली वो फर्म चला रहा है और बिलाल अजहर वहाँ पर नौकरी कर रहा है, और ये भाई दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा है। बिलाल अदर इज़ प्रेजेंटली इंगेज्ड। बिलाल अदर की अभी मंगनी हुई है इन द प्रिपरेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। बिलाल अदर को अभी कहा गया है कि तुमने इनकम टैक्स रिटर्न बनानी है डिजिटल सिस्टम लिमिटेड की, NIT कंपनी, जो एक IT कंपनी है। ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ टैक्स वर्किंग के रिव्यू में उससे पता चला है कि DSL हैज़ चार्ज सर्टन एक्सपेंसेस अगेंस्ट विच नो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल। इसने कुछ खर्चे किए हैं जिसके लिए कोई सबूत इनके पास अवेलेबल नहीं है। ही ब्रिंग्स दिस मैटर टू अटेंशन ऑफ बदर अली। उसने बॉस को अपने जाके कहा है कि सर खुदा के लिए इनका टैक्स कैलकुलेट हम कर रहे हैं, तो इनके पास कुछ ऐसे खर्चे हैं जिनका इनके पास सबूत अवेलेबल नहीं है। हु हैज़ रिस्पॉन्डेड हिम, उसने इसको कहा है दिस इज़ नॉट एन ऑडिट, ये हमारा काम ऑडिट करना नहीं है, हमारा काम टैक्स कैलकुलेट करना है। इट इज़ नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हाईलाइट सच मैटर्स, हमारा मसला नहीं है ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करना। हालांकि ये बात गलत है, क्योंकि अगर आपको पता है कि आपके ख़र्चे जो है उनके सबूत अवेलेबल नहीं हैं तो फिर टैक्स वाले इन खर्चों को अलाउ नहीं करेंगे। ये ख़तरनाक बात है। मोटा मोटा बताएं कि बदर अली जो कि एक बॉस है, मे बी इन ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ICAP कोड ऑफ एथिक्स। वो ICAP कोड ऑफ एथिक्स के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनको कैसे वायलेट कर रहा है। किसकी बात की जा रही है? बात की जा रही है किसकी? जल्दी बताएं। बदर अली की। वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को कैसे वायलेट कर रहा है? अच्छा, ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे ना, ये हमने पढ़े थे पेज नंबर 23 पे। CA में इंटेग्रिटी होनी चाहिए, इसे न्यूट्रल होना चाहिए, इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, यानी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करनी चाहिए, इसमें प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, इसका नॉलेज अप टू डेट होना चाहिए, और इसमें प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए। प्रोफेशनल बिहेवियर में 2 बातें पढ़ी थी, एक तो लॉज एंड रूल्स को फॉलो करे और ऐसी हरकतें अवॉइड करे जिससे प्रोफेशन के नाम पर आंच आए। अच्छा, ये बदर अली बॉस है, बॉस एम्प्लॉय को गलत काम करने को कह रहे हैं। जब कभी बॉस एम्प्लॉय को गलत काम करने को कहे तो आप लोगों ने 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लिख के आने हैं। वो नीचे अभी मैं दिखा देता हूँ। इंटेग्रिटी, और इसके बाद जो है वो ऑब्जेक्टिविटी, और तीसरा प्रोफेशनल बिहेवियर। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल बिहेवियर, ये 3 हमने लिख के आने हैं। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। अच्छा, प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब यह है कि आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे प्रोफेशन के नाम पर आंच आए। तो अब आप ऐसा काम करना जा रहे हैं जिससे प्रोफेशन के नाम पर आंच आ रही है। द प्रैक्टिशनर शुड फॉलो द लॉज एंड रेगुलेशन एंड शुड अवॉइड हरकतें विच डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन। ये ऊपर से उसने कॉपी किया है। बदर हैज़ ब्रीच्ड द फंडामेंटल प्रिंसिपल। लफ्ज़ याद करें, बदर हैज़
breached the fundamental principle of professional behavior as his suggestion in respect of ignoring appropriate adjustment। ये फिक्रा आपने कहाँ से उठाना है? सवाल से। ये फिक्रा आपने कहाँ से उठाना है? सवाल से। इट इज़ नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज़ नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? इग्नोर कर दो इस बात को। आप इस बात को इग्नोर कर दो कि गलतियां छिप के रखो काम। सिंस इट इज़ नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी की जगह उसने लिखा है वी आर इग्नोरिंग ए अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट टू इनकम टैक्स रिटर्न वुड अफेक्ट द गुड रेपुटेशन ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन के नाम पर आंच आएगा। लोग कहेंगे सीए ऐसे होते हैं, गलतियां नज़र भी आती हैं फिर भी आंखें बंद कर देते हैं। सीए ऐसे भी होते हैं जो 4-4 दिन ज़ाया करके आ जाते हैं, जिनको पता ही नहीं टाइम कितनी बड़ी चीज़ है। अब आप लाखों करोड़ों रुपए अभी दे दें तो आप वो टाइम वापस नहीं ला सकते, नेवर। जो आप कर चुके हैं वो हो चुका है, बस यू कैन नॉट अनडन। अब आप दिन रात एक करके भी पढ़ लें, वो जो 4 दिन का नुकसान हो गया है वो हो चुका है। इंटेग्रिटी और ये अजीब से मुहावरे अब ये नहीं फिट करने होते। यहाँ पछताए क्या हो वो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। भाईजान अभी पछताएंगे तो कुछ होगा आगे। अगर आप ये मुहावरे फिट करके फिर रिलैक्स हो जाएंगे तो फिर और बुरे हालात हो जाएंगे। गलत मुहावरे गलत जगह पे फिट करते हैं। वो जब दूध गिर जाता है जग से तब कहना होता है पछताए क्या होगा जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। देयर इज़ नो नीड टू क्राई ओवर गिरा हुआ दूध। वो ऐसे मौक़ों के लिए मुहावरे बने हुए हैं। ये नहीं कि आप अपना फ्यूचर बर्बाद करके आ गए आप पछताए क्या होगा तब तो हो गया बर्बाद। द टैक्स प्रैक्टिशनर शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको हर वक्त सीधे खड़े रहना चाहिए। एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशन। ये उसने ऊपर से कॉपी किया। बदर हैज़ ब्रीच दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल। बदर को ब्रीच करने की आदत पड़ गई, इसने एक और ब्रीच मारी है। बस आपने ये ऐड किया करना है ही हैज़ ब्रीच दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल एज ही हैज़ नोइंगली इग्नोर्ड द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट्स टू बी मेड। ये फिक्रा ऊपर से उठाया, उसने ऊपर वाली एडजस्टमेंट्स को इग्नोर किया जानते पूछते हुए। ब्लंडर being made by Badr. Badr is born to make blunder. ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी भी ऐड कर दें। FAR2 में तो वो लिख के आता है, इधर उसने नहीं लिखा हुआ। He is not neutral लिखें। पहले तो वो फिक्रा लिखा ही है ना ऑब्जेक्टिविटी की, एक लाइन खाली छोड़ दें। कौन सी लाइन लिख के आएंगे ऑब्जेक्टिविटी में? वो जो वहाँ लिखी हुई है। तो टैक्स प्रैक्टिशनर शुड नॉट अलाउ बायस इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट टू ओवरडाइन। ये लाइन लिखने के बाद डैश डैश डाल दिया मैंने। ये लाइन लिखने के बाद फिर अगला फिक्रा लिखिएगा ऑब्जेक्टिविटी के बाद फुल स्टॉप डाल के। ही इज़ नॉट न्यूट्रल because he is ignoring the adjustments just to earn revenue from client. He is not neutral because he is ignoring the adjustments just to earn revenue from client. सिर्फ इसलिए ताकि क्लाइंट से रेवेन्यू कमा ले। ना 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 भाई, नीली शर्ट, काम करो, सवाल दे लिखो, जो करना है करो। जस्ट टू अर्न रेवेन्यू फ्रॉम क्लाइंट, वो सिर्फ न्यूट्रल नहीं है। उसका मकसद तो ये है कि बस क्लाइंट से रेवेन्यू इकट्ठा कर लो किसी तरह। वैसी चक्कर के अंदर वो पड़ा हुआ बेचारा। अच्छा जी, स्टेट द पोटेंशियल थ्रेट दैट बिलाल अजहर मे फेस। बिलाल अजहर को कौन सा ख़तरा है ऐसी सूरत के अंदर? अच्छा, ये ख़तरे अनलकीली हमने पढ़े नहीं हैं, ये क्योंकि आई के अपने स्टडी टेक्स्ट में नहीं डाले हुए। तो ये ख़तरा हमें एक नया लफ्ज़ याद करना पड़ेगा जो हमने अभी तक किताब में पढ़ा नहीं, ऊपर से मैं कहीं से दिखा नहीं सकता। बिलाल अजहर क्या ख़तरा फेस करे? बॉस का जो खौफ होता है ना दिल में, उस वजह से काम करना, डेट इज़ कॉल्ड एज इंटीमिडिएशन थ्रेट। इसको इंटीमिडिएशन थ्रेट कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप जो है वो मोटरसाइकिल पार्क कर रहे थे, सर आसिफ ने आपको कहा यार वो जो फलाना लड़का जा रहा है ना सड़क पे इशारे पे, उसको ज़रा इधर लेके आओ, उसको 2-4 लगा के ना फिर भेजो। अब आपने बग़ैर पूछे बग़ैर कुछ किए सर आसिफ की बात पे मान गए, दूसरे की बात नहीं सुनी आपने। तो दिस इज़ कॉल्ड एज इंटीमिडिएशन थ्रेट, कि अगले की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट या रोब आपके दिल के अंदर है कि आप बस ना चाहते हुए भी उसकी बात मानने को तैयार हैं। तो इट इज़ नॉट राइट।
ये अच्छी चीज़ नहीं है। यू शुड हैव आस्क्ड अदर पर्सन एज वेल। माना कि वो सर आसिफ हैं, लेकिन अगले बंदे से भी तो पूछें। तो इट इज़ कॉल्ड इंटिमिडेशन थ्रेट। बॉस का या किसी बंदे का ऐसा दिल के अंदर खौफ होना कि उसने कह दिया तो उस वजह से आप कर देंगे, आप ये नहीं देखेंगे कौन कह रहा है। तो अब बिलाल अजहर के दिल के अंदर ऑब्वियसली एक नेचुरल सी बात है, बीइंग एन एम्प्लॉय बदर अली का एक खौफ होगा, क्योंकि ये उसका कौन है, बॉस है। अब बॉस की हर बात के ऊपर बॉस कहता होगा तुम ये जो इफ एंड बट लगाते हो ना, ये क्यों करूं वो क्यों करूं, अगर ये तुमने करना तो फिर नौकरी छोड़ दो इन चक्करों में, अगर तुम पढ़े हो कि मेरी हर बात के ऊपर तुम्हें आर्गूमेंट्स हैं, ठीक है फिर तलाक, लेकिन ये नौकरी छोड़ तो जाओ इधर से। बिलाल में फेस इंटीमीडिएशन थ्रेट। इंटीमीडिएशन थ्रेट होता है खौफ फ्रॉम बदर। एज रिफ्यूजल टू ओबे इंस्ट्रक्शन में रिस्क हिज जॉब। अगर वो रिफ्यूज़ कर देगा मैं ऐसा नहीं करता, तो बॉस रिफ्यूज़ कर देगा, सॉरी सर आप जाएं, दरवाज़ा खोल के, और पीछे से आपको ठुड्डा मारेगा, जा भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जा, निकल जाए इधर से। आप छोड़ दीजिएगा, आप कहिएगा कोई मसला नहीं भाई, तेरे हाथ में नहीं है ये दुनिया की चीज़ें, लेकिन गलत काम मैं नहीं करूँगा, चाहे तो मुझे ठुड्डे मार। अच्छा जी, सेफ गार्ड्स। सेफ गार्ड्स, इससे बचने के तरीके। सेफ गार्ड्स कौन अप्लाई करेगा, एम्प्लॉय या बॉस? एम्प्लॉय। बचने के तरीके क्या हैं? बचने के तरीके ये नहीं होते कि आप सीधा जाके बॉस को कहें यार मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, अगर आपने मेरे से ये करवाना है ना काम, अगर आपने मेरे से ये वाला काम करवाना है कि इग्नोर करवानी है सही चीज़ें, तो मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। नहीं, बचने के तरीके ये नहीं होते। पहला तरीका ये है, डिस्कस द मैटर विद बदर से मैटर डिस्कस करें अपने बॉस से जाके, सर प्लीज़ ऐसा ना करें, एंड परसुएड हिम टू फॉलो द कोड ऑफ एथिक्स। सर प्लीज़ नहीं, सर कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करें, एंड कॉन्टैक्ट द टैक्स क्लाइंट टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट, और प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर लें क्लाइंट को ताकि वो एडजस्टमेंट्स कर दे, प्लीज़ सर ऐसा ना करें। कंसिडर इन्फॉर्मिंग अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ लाइक सीनियर पार्टनर इन द फर्म। मिसाल के तौर पे ये एक पार्टनर है जिसका नाम है बदर अली, इससे कोई सीनियर पार्टनर भी फर्म में होगा जिसकी उम्र इससे ज़्यादा होगी, उससे ज़रा कह दें सर बदर अली साहब जो है ना बस कुछ कहने कर रहे हैं कुछ, सर प्लीज़ आप उनको समझा दें सर। ज़ाहिर बात है ये शिकायत है, शिकायती रटू के साथ फिर कुछ हो भी सकता है, तो कहते हैं आप शिकायत लगा दें किसी बड़े पार्टनर को, ठीक है। तो रिफ्यूज़ टू इम्प्लीमेंट द गिवन प्रपोजल, और उसने जो आपको प्रपोज किया है कि भाई ऐसा कर दो, इस पर आप रिफ्यूज़ कर दें, सॉरी सर मैं नहीं कर सकता सर, किसी और से करवा लें, मैं नहीं ये काम कर सकता। सीक लीगल एडवाइस, और अगर मसला ज़्यादा बढ़ जाए तो आप अपने लॉयर को फ़ोन कर लें, हो सकता है आपका भी लॉयर आपका भी एक लेवल हो, तो आप अपने लॉयर को फ़ोन कर लें कि यार इस तरह मसला है, तो आप बताओ क्या करें। और अगर फिर कुछ नहीं होता, इन दिस केस थ्रेट कुड नॉट बी रिड्यूस्ड, फिर आप जाएँ और जाके कहें सर प्लीज़ अल्लाह आपको आपकी फ़र्म मुबारक करे, मैं अपनी फ़र्म खोल रहा हूँ, इसलिए अल्लाह हाफ़िज़, आप रिज़ाइन कर दें जॉब से, चले जाएँ। लेकिन आजकल बात ही यूँ शुरू जहाँ से होती है, मैं छोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये सारे तरीके होते हैं। लेकिन मियाँ बीवी कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये काम पहले करना है, हम तलाक दूँ जो हाँ दूँ यार, तो छुड़ी थले साल हो, नहीं तुम पेड़े मारे बंदा दोनों को साइड पर। अच्छा जी, अब मोहतरम सवाल ये राइज होता है कि आखिरी ऑप्शन ज़िंदगी के अंदर आखिर में ही लगानी होती है, आखिरी ऑप्शन ज़िंदगी में पहले नहीं लगानी होती, और आखिरी ऑप्शन हर वक्त मुंह पे हाथ पे भी नहीं रखनी होती। अच्छा, पहले आपस में डिस्कस कर लें, वरना अच्छा चलें बात किसी और साइड पे निकल जाएगी, फिर बड़ों को डाल लें। अच्छा चलें छोड़ें। तो ये जी एक सवाल आया है जिसमें उसने पूछा है कि बॉस ने एम्प्लॉय को ये कहा है कि तुम गलत काम करो। क्या गलत काम करो? तुम्हें पता चल गया है कि खर्चे जो है वो मौजूद हैं लेकिन उनके एविडेंस मौजूद नहीं है, भाईजान खुदा के लिए इसको छोड़ दो, फेंक दो, फाड़ दो। अच्छा, तो अब सवाल ये राइज होगा कि बॉस कौन कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल वायलेट कर रहा है, बॉस कौन कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल वायलेट कर रहा है। अब यार आप लोगों के पास ज़िंदगी में कैसे टाइम निकल आता है, मुझे तो समझ नहीं आती सीरियसली सर। मैं अब अजीब सी बात है लेकिन अब मुझे करनी पड़ेगी, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही इस वजह से ये लाइव नहीं जानी, मैं बात कर देता हूँ। यानी कि अब मैं आपको सच्ची बताऊँ, कल जितनी देर में वो औरतें ज़रा होके सी ऑफ करी होती हैं ना एक दूसरे को 2-4 मिनट, आपको पता है निकलते निकलते टाइम लग जाता है, उतनी देर में मैंने गाड़ी में बैठ के जो है वो नाखून काट लिए, यानी कि मुझे इसके अलावा और कोई टाइम नहीं मिल रहा था।
तो वो टाइम मिला, मैंने वो कर लिया। ये देख ले, ये ताज़ा ताज़ा कटे हुए हैं, कल की बात बता रहा हूँ। तो अब इस तरह टाइम निकालना पड़ता है चीज़ों के लिए, क्या करें, टाइम ही नहीं है, अब क्या करें। नहीं तो सर को जाने का टाइम नहीं होता यार, आप लोगों को जी ये मोबाइल देखने का टाइम इनके पास निकला है, तो मोबाइल देखने का कहाँ से टाइम हो सकता है। यानी बंदा बैठ जाए ऐसे और मोबाइल, उफ यार, ये दुनिया का सबसे जाहिल तरीन इंसान है ये बंदा, जो ऐसे मोबाइल लेके बैठ जाता है और आधा घंटा घंटा लगा रहता है। और अगर आपका दोस्त है तो उससे भी बड़ा जाहिल है, यानी आप उसको समझा नहीं सके आज तक कि मोबाइल लेके बैठा हुआ है। मैं आपको बता दूं, वक्त की कोई कंपनसेशन नहीं है, कोई कंपनसेशन नहीं है। जो मर्जी आप कर लें बाद में, वो वक्त दोबारा नहीं आएगा। और जो एक दो घंटे रह गए हैं, एक दो जो महीने रह गए हैं ना, उसमें तो बस आप समझ लें कि बस ख़त्म है बात। बोन वाली कोई चीज़ नहीं खानी, सब बोनलेस पे गुजारा चलाना है। तो हड्डियों से बोटियाँ उतार रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो यही लगे रहेंगे। फिर बस आलू शिमला मिर्च खा लें, दाल खा लें, कोई ऐसी चीज़ खा लें जिससे आपका टाइम बचे। हर एतबार से टाइम बचाने की कोशिश करनी है, आपको पता नहीं कितना वक्त रह गया। ओके, बोलने से अलग कर लेना था ना गाय का, मैंने कहा था। आगे चलें। तो ये जी एक सवाल आता है, इसको इसी तरीके से लेके चल रहे हैं। अब आप आ जाएं चैप्टर 22 पे। चैप्टर 21 आ जाए। मरहबा, आपकी ईद माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी होगी। भाईजान पेज 498 पे तशरीफ ले आए। आज ताज़ा ताज़ा नया चैप्टर शुरू करने लगे हम। सेल्स टैक्स में आपने एप्लीकेशन देनी है फॉर रजिस्ट्रेशन। सेल्स टैक्स में आपने एप्लीकेशन देनी है फॉर रजिस्ट्रेशन। हजरात पेज 498 कहते हैं तो मैं आपकी किताब में खोल देता हूँ आके। अच्छा भाईजान, अच्छा ये लफ्ज़ तो फ़र्क हो गया मेरे। ये एब्रीवेशंस हैं, रीजनल टैक्स ऑफिस और एक एब्रीवेशन है लार्ज टैक्स पेयर यूनिट्स। ये दो एब्रीवेशंस हैं, रीजनल टैक्स ऑफिस और लार्ज टैक्स पेयर यूनिट्स। जो बड़े बड़े शहर होते हैं, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, इनके अंदर जो दफ्तर खुला होता है टैक्स वालों का, उसे कहते हैं लार्ज टैक्स पेयर्स का यूनिट। और जो छोटे इलाके होते हैं उनके अंदर दफ्तर खुले होते हैं, उनको कहते हैं रीजन के टैक्स ऑफिस। लार्ज टैक्स पेयर यूनिट नहीं, रीजन के टैक्स ऑफिस। बस ये बड़े और छोटे शहरों में जो फ़र्क है ये है, लार्ज टैक्स पेयर यूनिट और रीजनल टैक्स ऑफिस। यहाँ बैठा अंदर कमिश्नर ही होता है, बैठा अंदर कमिश्नर। वो नहीं होता कि बानो अपनी वो नरगिस अपनी बेनूरी पे रो रही होती है बैठ के, बैठा अंदर कमिश्नर ही होता है। बहुत रुलाया आपने इस ईद पे नरगिस को। नरगिस है बानो है, कौन है? नरगिस है, नहीं बेनूरी पे रोती है। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। अच्छा भाई, सेल्स टैक्स के लिए आपने अपने आप को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। तो इनकम टैक्स में आपको पता है 0 से 6 लाख जिसने कमाना होता है वो NTN के लिए अप्लाई करता है, 6 लाख से ज़्यादा कमाता है और उसको फिर रजिस्ट्रेशन मिल जाती है सेल्स इनकम टैक्स में। सेल्स टैक्स में भी रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अप्लाई करना है। अ पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, जिसने अपने आप को रजिस्टर कराना है सेल्स टैक्स में, यानी इंपोर्टर है, डीलर है, होलसेलर है। पहले स्टूडेंट था, अब इंपोर्टर डीलर बन गया, तो अब उसने सोचा मैं क्या करवा लूँ अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर। अ पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड शैल अप्लाई ऑन कंप्यूटराइज सिस्टम। तो भाई जान एप्लीकेशन मैनुअल देने का तस्वुर ख़त्म हो चुका है। आपने कंप्यूटर सिस्टम में एप्लीकेशन देनी है फॉर इट, कि मैं अपने आप को रजिस्टर कराना चाहता हूँ। थ्रू ओनर दे दें एप्लीकेशन, बहुत ही अच्छा है, ओनर खुद चला जाए, फर्म का पार्टनर है वो चला जाए, और ऑथराइज डायरेक्टर चला जाए, डायरेक्टर्स में से कोई एक डायरेक्टर चला जाए। एप्लीकेशन विल स्पेसिफाई द रीजनल टैक्स ऑफिस। आप अपना रीजन का टैक्स ऑफिस बताएंगे कि फ़लाँ इलाके में है, वहाँ पे मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ और वहाँ पे जो है वो मैं करना चाहता हूँ अपने आप को रजिस्टर। आप अपने इलाके का रीजनल टैक्स ऑफिस बताएंगे जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए। इलाका ऐसे डिसाइड होगा, इलाका ऐसे डिसाइड होगा। रजिस्ट्रेशन, अगला सफ़ा, रजिस्ट्रेशन होता है जुरिस्डिक्शन या इलाका। अगर आप कंपनी हैं तो आप अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे डिपेंडिंग अपॉन कि आप पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है। अगर आप पब्लिक कंपनी है, चाहे लिस्टेड हैं चाहे, आप अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे जहां आपका दफ्तर है, रजिस्टर्ड ऑफिस है। असल में अक्सर लोगों ने रजिस्टर्ड ऑफिस रखे होते हैं लाहौर में, और फैक्ट्रीज इनकी होती हैं मुल्तान में, शेखुपुरा में, किसी और इलाके में जहां लेबर सस्ती मिलती हो। तो
बस जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ आपने अपने आप को रजिस्टर करवाना है। लेकिन अगर आप प्राइवेट कंपनियाँ और चीज़ें बना के बेच रहे हैं, अगर आप प्राइवेट कंपनियाँ और चीज़ें बना के बेच रहे हैं तो फिर आप अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे जहाँ आपकी फैक्ट्री है, जहाँ आपका ऑफिस है वहाँ नहीं। और अगर आप प्राइवेट कंपनी है और नॉट एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, आप चीज़ें बना के नहीं बेच रहे, या तो आप चीज़ें खरीद के बेच रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें बना के नहीं बेच रहे, तो फिर आप ऐसा करें जहां आपकी मेन बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जैसे प्राइवेट कंपनीज अगर हैं, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स कर रही हैं, तो पूरे पाकिस्तान में 4-5 जगह इनकी जो है वो ट्रेडिंग हो रही है, तो वो देख लें मेन कहाँ है, सबसे बड़ी ब्रांच इनकी कहाँ है। तो जहाँ सबसे बड़ी एक्टिविटी हो रही हो, मेन बिजनेस हो रहा हो जिस शहर में, फिर उस शहर में अपने आप को रजिस्टर करवा लें। फैक्ट्री तो फिर आपकी है नहीं, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं रहे। फैक्ट्री तो उनकी होती है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। पर्सन्स नॉट इनकॉर्पोरेटेड, कंपनीज को वो कह रहा है इनकॉर्पोरेटेड है, ये इनकॉर्पोरेटेड है, यानी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी लॉ, इनकॉर्पोरेटेड एंड नॉट इनकॉर्पोरेटेड। और अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, यानी कि कोई बंदा इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, यानी वो इंडिविजुअल है या एओपी है, तो इसके लिए क्या रूल है? अगर आपकी फैक्ट्री और आपका ऑफिस डिफरेंट लोकेशंस पे है, फैक्ट्री वो होती है जहां लेबर काम कर रहे हैं, ऑफिस वो होते हैं जहां अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है। अगर आपकी फैक्ट्री और आपका ऑफिस डिफरेंट जगहों पे है, तो आप अपने आप को रजिस्टर करवा लें जहां आपका ऑफिस है, यानी वेयर बिजनेस इज कैरिड ऑन, और सेम लोकेशन, सॉरी सेम लोकेशन पे है, तो वेयर बिजनेस इज कैरिड ऑन यानी मीन्स ऑफिस, ऑफिस में आप अपने आप को करवा लें। लेकिन जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो और बिजनेस प्रेमिसेस हों, ऑफिस डिफरेंट लोकेशंस, तो प्लेस वेयर द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज लोकेटेड, फिर आप वहां पे अपने आप को रजिस्टर करवाएं जहां आपकी क्या है, फैक्टोरी है। बिजनेस प्रेमिसेस ब्रैकेट में लिखा हुआ ना ऑफिस। अच्छा, ज़बानी अगर याद हो गया तो बता दें जी। पहले वालों ने कहाँ कराना है अपने आप को, पब्लिक लिस्टेड कंपनी ने, जहाँ पर ऑफिस है। और जो प्राइवेट कंपनी है चीज़ें बना के बेच रही है, जहाँ फैक्ट्री है। और जो बना के नहीं बेच रही, खरीद के बेच रही है, मेन बिजनेस एक्टिविटीज आर कैरिड ऑन। और जो लोग इनकॉर्पोरेट नहीं करवाए हुए अपने आप को कंपनी लॉ में, जिन इंडिविजुअल्स हैं और एओपीज हैं, उनकी फैक्ट्री और ऑफिस एक ही जगह पे है। ऑफिस का लफ्ज़ आपने ऑफिस का लफ्ज़ यूज़ नहीं करना, मैंने आपके समझने के लिए लिखा हुआ है ये, प्लेस वेयर बिजनेस इज, जहाँ आपका ऑफिस है, यानी बिजनेस जहाँ चल रहा है। और जब आप चीज़ें बना के बेच रहे हैं और डिफरेंट जगहों के ऊपर जो है वो आपकी ऑफिस है और डिफरेंट जगहों पे आपकी जो है फैक्ट्री है, तो जहाँ फैक्ट्री इज लोकेटेड। अगर आप लिस्टेड या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, वेयर द, इन केस ऑफ अदर कंपनीज, और अगर आप प्राइवेट कंपनी है, अगर आप चीज़ें बना के बेच रहे हैं तो फैक्ट्री वाली जगह देखी जाएगी। और अगर आपका बिजनेस है अदर देन मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ का मेन बिजनेस एक्टिविटी है, वो जगह देखी जाएगी। और अगर आप इंडिविजुअल या एओपी हैं, नॉट इनकॉर्पोरेटेड से मुराद यही है कि कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेट नहीं कराया हुआ आपने अपने आप को। इफ अ पर्सन इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड। अच्छा, ये मैंने आगे ना सिर्फ ब्रैकेट में ये आपके समझने के लिए सिनेरियो बनाया है, उसने डायरेक्ट ये वाला जिक्र किया है इस तरह, क्योंकि इसका सिनेरियो का जवाब उसने अलग दिया है। तो इतनी सी लाइन आपको लॉ में नहीं मिलेगी, ये वाली सर्कल वाली लाइन ये मैंने खुद बनाई है। तो आम तौर पे इंडिविजुअल एओपीज ने कहाँ रजिस्टर करवाना है अपने आप को, लेकिन अगर आपकी एक फैक्ट्री है और एक ऑफिस है और फैक्ट्री किसी और जगह, ऑफिस
किसी और जगह, तो फिर आपने अपने आप को कहाँ रजिस्टर करवाना, जहाँ फैक्ट्री। अच्छा, ये वाला सिनेरियो वैसे 3 जगह लगेगा। ऐसे इंडिविजुअल एओपी जिनका सेम लोकेशन पे ऑफिस है और फैक्ट्री है, ऐसे इंडिविजुअल एओपी जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऐसे इंडिविजुअल एओपी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उन पे भी ये लगेगा। क्योंकि नीचे वाला फैक्ट्री के लिए है ना, सिर्फ देखें जरा, नीचे वाला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैक्ट्री वालों के लिए है, तो फिर ऊपर वाला सबके लिए होगा, सारे इंडिविजुअल एओपीज के लिए। चाहे वो चीज़ें ख़रीद के बेच रहे हैं, चाहे वो चीज़ें जो है वो नहीं बेच रहे बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सबके लिए लगेगा। दो तीन नाम लिखवा दें जो बच्चे नहीं आए हुए। जुहेब, मुर्तज़ा, मुर्तज़ा भी आ गया, वासिक, शर्जील, अब्दुर्रहमान। ये दूसरी क्लास में जिसमें रिकॉर्डिंग होगी ना, उनमें इनके नाम लूँगा मैं। अब्दुर्रहमान, रेहान, तुर्कमानिस्तान, ओके। द इलाका ऑफ लार्ज टैक्स पेयर यूनिट्स, जो बड़े बड़े टैक्स पेयर्स हैं लाहौर कराची वाले, इनका इलाका फिर बोर्ड बताएगा। कहते हैं उनका मैं जिक्र नहीं करा, बड़े इलाकों में बोर्ड बताएगा। इन्होंने कहा अपने आप को रजिस्टर करवाना है। द इलाका ऑफ लार्ज टैक्स पेयर यूनिट शैल बी बता हुआ है बोर्ड। एफबीआर को ये पावर अवेलेबल है कि वो ट्रांसफर कर दे एक बंदे के रजिस्ट्रेशन जहां वो कारोबार कर रहे हैं, या जहां उसका ऑफिस है, या जहां उसकी फैक्ट्री है, जहां भी दिल चाहे। एफबीआर को ये पावर अवेलेबल है कि इन सब के रूल्स को बदल दे, ये सारे रूल्स बदल के इनको जहां मर्जी रजिस्टर करने को कह दे। इट्स अप टू एफबीआर। या वो कह देगा जहां इनका कारोबार है वहां चले जाओ, या कह देगा जहां ऑफिस है वहां चले जाओ, या कह देगा जहां फैक्ट्री है वहां चले जाओ। ये एफबीआर की मर्जी है। ये एक एक्सेप्शन सी है जॉइंट पे डाली है इसने। और एक और बात भी इसने डाली है कि जो बड़े टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए तो हमेशा कौन बताएगा कि कहां अपने आप को रजिस्टर करवाना है, बोर्ड बताएगा। अच्छा जी, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं चीजें, ये जरा देखिएगा। अप्लाई ऑन कंप्यूटराइज सिस्टम, करें जरा हाईलाइट। डबल अंडरलाइन लगाने डब्बे में ले लें, जैसे भी जिनके पास हाईलाइटर नहीं है। ये ऊपर जाएंगे तो बुक शॉप से हाईलाइटर मिल जाता है। अप्लाई ऑन कंप्यूटराइज सिस्टम, इसके बाद अपलोड इंफॉर्मेशन, अपलोड इंफॉर्मेशन। इसके बाद ये बातें हाईलाइट कर लें ताकि आपको पूरे सेक्शन की थीम पता चल जाए। सऊची पे आते बंदा गया, अमीन इंशाल्लाह मैं मगरिब के बाद ना कॉल कर लिया करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप कॉल करेंगी मैंने तो मोबाइल को साइलेंट पे कर दिया। अब तो मैं वाइब्रेट भी नहीं करता मोबाइल मेरा। बस ये 2 महीने की बात है, इंशाल्लाह इसको मैं जनरल पे लगाऊंगा। देखिएगा वो दिन आएगा मैं ख़ुद मोबाइल को जनरल पे लगाऊंगा।
और अम्मी दूसरा मैंने आपको ये कहा था, मैंने नंबर चेंज कर लिया है, इस नंबर सिर्फ आपके पास ही है, तो ऐसे लोग भी डिस्टर्ब करते थे, तो इसलिए बस ये 2 महीने की बात है अम्मी, तो कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह देख लें, आपका बेटा चांद पे पहुंच जाएगा। अच्छा, सबसे पहला काम क्या करना है जी, आपने अपना इलाका ढूंढना है। सबसे पहला काम ये करना है कि आप लोगों ने अपना इलाका ढूंढना है। पहली लाइन, अ पर्सन टू बी रजिस्टर्ड शैल अप्लाई ऑन कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, द इलाका शैल बी एज फॉलोज। आपने इलाका ढूंढना है, कहाँ अपने आप को रजिस्टर करवाना है। अगला काम, आपने कुछ इंफॉर्मेशन अपलोड करनी है। द एप्लीकेंट हैविंग नेशनल टैक्स नंबर। अच्छा, ये मजे की बात है, पहले आपने अपने आप को जाके इनकम टैक्स के दरबार में रजिस्टर करवाना है, पहले उधर आपने हाजिरी देनी है। द एप्लीकेंट हैविंग एनटीएन और इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर शैल यूजिंग हिज लॉगिन क्रेडेंशियल्स। वो जो यूजर नेम पासवर्ड आपको इनकम टैक्स वालों ने दिया हुआ है वो यूज करना है आपने। वो यूज करते हुए फॉलोइंग इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। तो पहले आप इनकम टैक्स के दरबार में जाके हाजिरी देंगे, वहां से आपको एक यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा और नेशनल टैक्स नंबर मिलेगा। उस क्रेडेंशियल्स को एफबीआर के वेबसाइट पर यूजर नेम पासवर्ड डाल के आप लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी है। ये इन्फॉर्मेशन किस लिए अपलोड की जा रही है कि आप अपने आप को किस में रजिस्टर करवाने लगे हैं? और बड़ा बोलना, सेल्स टैक्स में रजिस्टर करवाने लगे हैं। बैंक अकाउंट सर्टिफिकेट आपने जमा करवाना है, और जाहिर गल है इशूड बाय बैंक ही होगा। बैंक अकाउंट सर्टिफिकेट इशूड बाय बैंक इन द नेम ऑफ द, जिसमें आपके बिजनेस का नाम होना चाहिए। आज के बाद मुझे मंकी कैट कहा जाएगा, ये बिजनेस का आपका नाम है, तो बिजनेस का नाम उसके ऊपर लिखा होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन और कंज्यूमर नंबर, लत तो नहीं मारी बकरे ने, गाय ने, ऊंट ने लत तो नहीं मारी तुझे? अच्छा, तुझे देख के तो नहीं भाग गया था? रजिस्ट्रेशन और कंज्यूमर नंबर विद गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर। ये को बैठे हुए हैं दाएं वाले, मैं बकरे का गोश्त नहीं खाता, मैं तो बैठे हुए ज्यादा इधर। रजिस्ट्रेशन और कंज्यूमर नंबर विद गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर, तो जाहिर बात है गैस और जो बिजली का बिल होता है उसके ऊपर एक कंज्यूमर नंबर लिखा होता है आपका, वो आपने बताना है। पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल ब्रांचेस, अगर आपके बिजनेस की बहुत ज्यादा ब्रांचेस हैं और डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर हैं, जैसे बाटा है, हर जगह जो है वो गली के अंदर दुकान खोली हुई है, तो सारी ब्रांचेस के आप जो है वो पर्टिकुलर्स दें। पर्टिकुलर्स क्या होंगे? नाम, पता वगैरह, जगह वगैरह, कहाँ कहाँ ब्रांचेस हैं आपकी, उनकी डिटेल दें। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम टैग्ड फोटोग्राफ्स ऑफ अ बिजनेस प्रेमिसेस, जिससे वो आपकी लोकेशन को ट्रेस भी कर सकें। इस तरह आपने उनको तस्वीरें अपलोड करके देनी है, लोकेशन वगैरह डाल के। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम टैग्ड फोटोग्राफ्स ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस, अपनी नहीं बिल्डिंग की, तो अपने बिजनेस की बिल्डिंग की फोटोएं आपने लगा के देनी है। और अगर आप चीज़ें बना के रहे हैं तो फिर आपने फोटोएं लगा के देनी है मशीनरी की, मशीन की आपने तस्वीर खींचनी है साइड पे होके, आपने खुद साइड पे हो जाना है, मशीन की तस्वीर खींचनी है। और फिर आपने बाहर जाना है और बाहर जाके बिजली के और गैस के मीटर की तस्वीर खींचनी है, कौवा बीच में ना आए। अब नाम याद कर लें कौन कौन से हैं। बैंक अकाउंट सर्टिफिकेट जमा करवाने हैं, बिजली का वो कंज्यूमर नंबर वगैरह देने हैं, सारी ब्रांचेस की डिटेल बतानी है, कुछ फोटोएं हो जाएंगी बिजनेस प्रेमिसेस की, कुछ फोटोएं हो जाएंगी मशीन की, और कुछ फोटोएं हो जाएंगी कंज्यूमर नंबर। आज बिजली का बिल घर जाके देखना कंज्यूमर नंबर, फिर मेरे से पूछना क्या होता है। आगे चलें, उसके ऊपर जो नंबर लिखा होता है। अच्छा, बिजली के बिल पे पॉइंट 3, वह अपने घर का मैं खोल के दिखा देता आपको, लेकिन अब सबके सामने फिर रेसिपी पता चल जाएगा। पॉइंट 3, ऑन फर्निशिंग द अबव डॉक्यूमेंट, जब वो ऊपर वाले डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे, कौन किसको जमा करा रहे हैं ऊपर वाले डॉक्यूमेंट्स? हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जमा करवा रहे हैं, नहीं, किसको जमा करा रहे हैं? एफबीआर को। ऑन फर्निशिंग द अबव डॉक्यूमेंट्स द सिस्टम शैल रजिस्टर द एप्लीकेंट फॉर सेल्स टैक्स। सिस्टम आपको क्या कर देगा? रजिस्टर कर देगा। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो जनाब, आपके घर जो है रजिस्ट्रेशन हुई है, मुबारक हो। तो सिस्टम आपको क्या कर देगा? रजिस्टर कर देगा। सेल्स टैक्स में आप रजिस्टर हो जाएंगे, अल्लाह बरकत दे इसमें, रजिस्ट्रेशन में। पॉइंट 4, जब आप रजिस्टर हो जाएंगे उसके बाद आपने फिजिकली जाना है। ये अजीब रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपने फिजिकली जाना है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट और हिज ऑथराइज्ड पर्सन शेल विजिट इलेक्ट्रॉनिक सहूलत सेंटर ऑफ नादरा। नादरा में एक अलग से सेल बना होता है, वहां उस सेल के अंदर आपने जाना है। विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर जब मर्जी चले जाए रजिस्टर होने के बाद। फॉर बायोमेट्रिक
वेरिफिकेशन। आपने अपने अंगूठा साथ लेके जाना है अपना, और वहाँ जाके, मेरे तो ख्याल से साथ ही लेके जाना है, और वहाँ जाके लगा देना है आपने। और अगर आप अपना अंगूठा ना लेके गए और कुछ चले गए, तो योर नेम शैल बी टेकन ऑफ फ्रॉम द सेल्स टैक्स एक्टिव टैक्स पे लिस्ट। ये पता नहीं क्यों इतनी अंग्रेजी मुश्किल लिखते हैं, टेकन ऑफ फ्रॉम, आपका नाम उतार के फेंक दिया जाएगा सेल्स टैक्स की एक्टिव टैक्स पे लिस्ट से, अगर आप अपने 1 महीने में जाके अंगूठा ना लगाया। कहाँ अंगूठा लगाना है? एफबीआर के चेयरमैन के नाक में? आप ही रोते हो, छोटे से बच्चे नहीं रोते, उसका नाक उतार ले तो वो बच्चा रोने लग जाता है। अच्छा, पॉइंट नंबर 5। अच्छा, आज वाली कॉपी भी है इसमें, आज वाली कॉपीज कुछ अलग से करा रहा ना, क्योंकि कुछ 10-15 बच्चे तो ऐसे भी थे जिन्होंने, जिनके पास वो हैं पुरानी वाली कॉपीज। चलो इकट्ठा सेट पूरा बना दिया, चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा चलो 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करते हैं। तीनों क्लासों में ये सेट मौजूद है? तीनों क्लासों में भाई बांटना शुरू करें। अब्बू इंशाल्लाह मगरिब के बाद जब अम्मी से बात हुआ करेगी, साथ आपसे भी मैं बात कर लिया करूँगा। बात यह है कि बस महीने 2 की बात है। आपका जो लाल है उसने सोचा है कि अपना मुंह लाल होने से बचाएं, और इससे पहले कि मैं आपसे चपेड़ें खाऊं रिज़ल्ट के बाद, तो मैंने सोचा इंशाल्लाह मैं भी से सही हो रहा हूं। आपकी सोच है, आपका हीरा इस दफ़ा क्या करेगा वो आप याद करेंगे सीरियसली मुझे। ये सारे नहीं दिए उसने, दिखाओ। चैप्टर 2 वाले हैं, कोड ऑफ एथिक्स वाला है, हाँ वो आ गया ना, टैक्स सर्विसेज वाला, और उसके बाद ये आज वाला है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन। करके आगे चलें। आफ्टर रजिस्ट्रेशन, चलें होगी बातें, बस ठीक है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन द एप्लीकेंट और द ऑथराइज्ड पर्सन shall visit electronic सहूलत सेंटर ऑफ नादरा within a month for biometric verification. Point 5, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो बोर्ड में रिक्वायर अ पोस्ट वेरिफिकेशन थ्रू फील्ड ऑफिसेस और थर्ड पार्टी ऑफ योर प्रेमिसेस। अगर बोर्ड मुनासिब समझेगा तो वेरीफाई करेगा आपके प्रेमिसेस को आके। यार यहाँ पर ना पता नहीं है वो उसमें क्यों कंजूसी करता है। मैं 2 चीज़ें डालने लगा हूँ, लेकिन आप लोगों ने पेपर में नहीं डालनी। मैं 2 चीज़ें डालने लगा हूँ। एक मैं आर इधर डाल रहा हूँ, आर, और एक मैं आर इधर डाल रहा हूँ, ऑफिसर्स। अब ज़रा 2 आर डाल के पढ़िएगा, अब आपको बात बड़ी आसान महसूस होगी, लेकिन पेपर में ना ये आर डालिएगा। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर, अगर आप कौन है, चीज़ें बना के बेच रहे हैं, बोर्ड में रिक्वायर अ पोस्ट वेरिफिकेशन या प्री वेरिफिकेशन। पोस्ट का होता है यानी आपको रजिस्टर होने के बाद। बोर्ड में रिक्वायर अ पोस्ट वेरिफिकेशन ऑफ व्हाट, ऑफ योर प्रेमिसेस। किसके जरिए? थ्रू फील्ड ऑफिसर्स। फील्ड ऑफिसर्स होते हैं सेल्स टैक्स के बंदे, और अ थर्ड पार्टी, या अगर आपके कोई ज्यादा टेक्निकल काम है किसी थर्ड पार्टी को हायर करके भेज देंगे। फील्ड ऑफिसर्स आमतौर पे सेल्स टैक्स के बंदे होते हैं, लेकिन ऑफिसेज उसने लिखा हुआ है, अजीब सा लफ्ज़ है। ऑफिसर्स समझ तो आता है, ऑफिसेज अब क्या समझ आएगा, लेकिन अब लिखाइएगा। उधर भी मैन्युफैक्चर लिखा है, मैन्युफैक्चरर ने लिखा, तो मैं फिलहाल आर डाल के पढ़ा हूं। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो बोर्ड पोस्ट वेरिफिकेशन करेगा ऑफ योर बिजनेस प्रेमिसेस थ्रू फील्ड ऑफिसर्स और अ थर्ड पार्टी। In case field officer, in case finds any document provided is
नॉन जेन्युइन, उसको बाद में पता चले कोई डॉक्यूमेंट आपका नॉन जेन्युइन था। ये कई डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंक अकाउंट सर्टिफिकेट नॉन जेन्युइन निकल आया, कोई भी चीज नॉन जेन्युइन निकल आई या फेक निकल आई। In case the field officer finds that document provided is non-genuine or fake or wrong, it may request through system। तो आपको सिस्टम के जरिए एक ईमेल आएगी टू प्रोवाइड द मिसिंग डॉक्यूमेंट्स। जैसे आप ICAP के अंदर फॉर्म भरते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें साथ लगाते हैं, फिर ICAP कहते हैं भाईजान ये फॉर्म आपका नहीं लग रहा मुझे, तो in 15 days it may request through system to provide missing information in 15 days इन केस ऑफ फेलियर। और अगर आप उसको पूरा ना करें, इन केस ऑफ फेलियर, समझ आ गया फेलियर का ये लिखते हैं मतलब, इन केस ऑफ फेलियर टू सबमिट इन्फो टू FBR, अगर समझ आ गया तो ठीक है। अगर आप फेल हो जाएं FBR को इंफॉर्मेशन सबमिट करने से, इन केस ऑफ फेलियर टू सबमिट इन्फो टू FBR द रजिस्टर्ड पर्सन शैल टेकन ऑफ, ये अखीर ही करते हैं, ये एंड बिल्कुल आखिरी वाला काम पहले कर देते हैं। तो आपका नाम उतार दिया जाएगा एक्टिव टैक्स पे लिस्ट से, जाओ भागो, तुम होते कौन हो सेल्स टैक्स में अपने आप को रजिस्टर करवाने वाले। इन केस ऑफ अ फेलियर टू सबमिट इन्फो टू FBR द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी टेकन ऑफ फ्रॉम द एक्टिव टैक्स पे लिस्ट, आपका नाम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट से उतार दिया जाएगा। अच्छा 15 दिन किसके लिए, क्या करने के लिए हैं? In case field officer find the documents provided is non-genuine, it may request through system to provide missing information in 15 days। टैक्स पेयर ने 15 दिनों के अंदर इंफॉर्मेशन जमा करानी है, तो टीपी ने 15 दिनों में मिसिंग इंफॉर्मेशन जमा करानी है। लिख ले मतलब, अगर 15 दिन का याद नहीं रहना, और अगर पता चल गया 15 दिन किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है तो ठीक है। टीपी ने रॉन्ग इंफॉर्मेशन को कितने अरसे में सही करना है? 15 दिन में। तो टीपी ने 15 दिन में करेक्ट इंफॉर्मेशन देनी है। अम्मी एक ऑनलाइन डंडा खरीद लें और जब आपको लगे मैं नहीं पढ़ा उधर से ही मारें। आपका नाम क्या है? दावर। दावर, अगर आपके अंदर का दावर आप पे चेक रखे तो क्या कमाल हो जाए। अंदर के दावर को जगा सकते हो। 2 महीने की बात कर रहा हूँ मैं। 2 महीने अंदर के दावर को ऐसा जगाओ कि वो लेटे लेटे आपको बिठा दे, बैठे बैठे आपको खड़े कर दे कि चलो भाई पढ़ो बैठ। जगा हुआ अंदर का दावर। 4 दिन कैसे गुजरे ईद के? अच्छे गुजरे। फुल पढ़ाई की 16 घंटे तकरीबन, माशाल्लाह। तो हाथ खड़ा करना था ना। ईद वाले दिन कितने घंटे पढ़े अप्रॉक्सीमेटली? अप्रॉक्सीमेटली 10, 12, 13, 14 घंटे। वेल डन। और इससे अगले दिन 12, 13 घंटे। आप इस साथ अपने साथ वाले दावर को जरा चेक करें, उसके क्या हालात हैं। जवाब आ रहा है? नहीं जवाब आया? साइलेंट मोड पे लगा हुआ है। अच्छा जी, तरतीब बता दें। सबसे पहले आपने अपना इलाका आइडेंटिफाई करना है कि मैं चीचू की मलियाँ रहता हूँ। उसके बाद आपने इंफॉर्मेशन अपलोड करनी है। इंफॉर्मेशन अपलोड करने के बाद सिस्टम आपको क्या कर देगा? रजिस्टर, एक बीप आएगी, पाँ क्या हुआ आपने जी कंप्यूटर बोला है आप रजिस्टर हो गए, मुबारक हो जी, मुबारक हो आप रजिस्टर हो गए। इसके बाद आपने ईज हुलर सेंटर में जाना है, महीने के अंदर अंदर अंगूठा साथ लेके जाना है। उसके बाद अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो वो अपने चपेड़े साथ लेके आ सकते हैं आपके घर, और उनको जब पता चले कि आपकी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो 15 दिनों में आपने वो इन्फॉर्मेशन पूरी करनी है। और अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं की तो आपके नाम को उतार के फेंक दिया जाएगा। कहाँ से? एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से। अच्छा जी, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन भाई एक कॉन्सेप्ट है जिसमें एक मैन्युफैक्चरर है, इसको उठा दो, अब लोअर आ गया। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन एक कॉन्सेप्ट है जिसमें एक मैन्युफैक्चरर ने प्लांट या मशीनरी बाहर के मुल्क से इंपोर्ट करना होता है।
लेकिन इंपोर्ट करते हुए टैक्स वाले आपको बहुत तंग करते हैं कि आप तो सेल्स टैक्स में रजिस्टर ही नहीं हो, वो है, आप साबित करो आप मैन्युफैक्चरर हो। आप कहते हैं भाई साबित कैसे करूं, अभी तो मैंने प्लांट मंगवाना है। तो प्लांट आपने मंगवाया नहीं होता, टैक्स वाले बार बार आपको तंग करते हैं कि आप दावा कर रहे हो आप मैन्युफैक्चरर हो, तो आप प्लांट की मशीन, प्लांट और मशीनरी की तस्वीर भेजो हमें। हाँ, आप कहते हैं वो सरकार है, प्लांट मशीनरी की तस्वीर कहाँ से हो गई, वो आएगा तो मैं तस्वीर भेजूंगा ना, क्योंकि आपको पता है जो रजिस्ट्रेशन है उसके अंदर प्लांट मशीनरी की तस्वीर भी भेजनी होती है। तो अब इन लोगों को हुकूमत ने बहुत तंग किया हुआ था, तो इसके लिए पार्लियामेंट में एक रूल बना नया 5A के नाम से कि इनको आर्जी तौर पे क्या कर दो, रजिस्टर, टेम्परेरीली इनको रजिस्टर कर दो जब तक ये प्लांट मंगवा ना लें। तो इनको आर्जी तौर पे रजिस्टर कर दिया जाएगा जब तक ये प्लांट मंगवा ना लें। जब प्लांट मंगवा लेंगे तो प्लांट मंगवाने का टाइम इनको सिर्फ 2 महीने मिलेगा, यानी जब ये अपने आप को आर्जी रजिस्टर करवाएंगे तो उसके 2 महीने के अंदर इनके लिए बाइंडिंग है कि क्या इंपोर्ट कर लें, प्लांट इंपोर्ट कर लें और अपनी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह साथ शुरू कर दें। अच्छा जी, एप्लीकेशन, सबसे पहले आपने एप्लीकेशन देनी है। वेयर अ मैन्युफैक्चरर फाइल्स एप्लीकेशन फॉर, एप्लीकेशन जैसे आपने पहले दी थी अभी, वेयर एन एप्लीकेशन फाइल्स वेयर अ मैन्युफैक्चरर फाइल्स एप्लीकेशन फॉर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन, ये बात ब्रैकेट में, इसको छोड़ें। टेम्परेरी रेजिस्टेंस शैल बी अलाउड टू हिम, तो क्या बता दें जी क्या रूल बना, वेयर आ, बोले ना, याद करें, वेयर आ फाइल्स एप्लीकेशन फॉर, जब आप सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देंगे, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन शैल बी अलाउड टू हिम, आपको आर्जी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी फॉर अ पीरियड ऑफ, आप कितने दिनों के लिए रजिस्टर समझे जाएंगे, लेकिन आपका स्टेटस क्या होगा, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन का। आप एज ए मैन्युफैक्चरर रजिस्टर होने लगे हैं लेकिन विदाउट इंस्टॉलिंग, क्योंकि पिछला बंदा था उसने मशीन की तस्वीर भेजी थी, लेकिन आप शायद इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर के मुल्क से, इसलिए आपको पता है डिले हो जाने काम में, इसलिए आपको रजिस्टर कर दिया जाएगा। किस तौर पे, आर्जी तौर पे। बोलें जी, वेयर अ मैन्युफैक्चरर फाइल्स एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, he shall be registered temporarily within for a period of 60 days। ये क्या लिखा हुआ है, the temporary registration shall be issued by computer system। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कैसे आपको इशू की जाएगी, कितने घंटों में, आपको 72 घंटों के अंदर अंदर आपको आर्जी तौर पर रजिस्टर कर दिया जाएगा। ये क्या मतलब, 72 घंटे या 60 दिन? ओ सॉरी, एक लाइन रह गई थी पीछे, ओ तेरी है, ओ भाईजान आगे भी तो बतानी थी कहानी, मादरत वापस आ जाए। जब एक मैन्युफैक्चरर एप्लीकेशन फाइल करे तो उसको आर्जी तौर पे क्या कर दिया जाएगा, कितने दिनों के लिए, कितने घंटों के अंदर, समझ आ गई बात, 72 घंटों के अंदर अंदर आपको 60 दिनों के लिए आरजी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए एक शर्त है, आरजी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए एक शर्त है, अगर आप जमा करवाएं कंप्लीट लिस्ट ऑफ मशीनरी टू बी या ऑलरेडी इंपोर्टेड, तो आरजी रजिस्ट्रेशन लेने वाले के लिए शर्त क्या है, ही शुड फर्निश कंप्लीट लिस्ट, किस चीज की लिस्ट, he should furnish pictures of machine, no list of machine, कौन सी मशीन है, to be imported। बिल ऑफ लेडिंग और गुड डिक्लेरेशन एक सफ़ा होता है जो बनता है, वो इस चीज़ का सबूत होता है कि आप इंपोर्टर हैं और सामान इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बस एक पेज होता है, बिल ऑफ लेडिंग और गुड डिक्लेरेशन, ये पेज होता है जो आपने जमा करवाना होता है कि मैं सामान इंपोर्ट कर रहा हूँ। इंपोर्टर्स को एक सफ़ा मिलता है, बिल ऑफ लेडिंग जब आप पेश करते हैं तो सी पोर्ट वाले आपको जाके आपका प्लान दे देते हैं। अच्छा, द आरजी रजिस्ट्रेशन शैल बी इशूड बाय कंप्यूटर सिस्टम विद इन 72 आवर्स, कहां से शुरू होंगे, एप्लीकेशन देने के बाद कितने घंटों में आपको रजिस्टर कर दिया जाएगा। चलें जी, फारग हो गया, पहली 2 लाइनें याद कर लें। अगर एक मैन्युफैक्चरर एप्लीकेशन जमा करवाता है फॉर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन, आरजी रजिस्ट्रेशन शैल बी अलाउड टू हिम फॉर अ period of 60 days if he furnishes a complete list, छा गए आप लोग, to be imported। अच्छा, along with a bill of lading or
गुड डिक्लेरेशन। द आरजी रजिस्ट्रेशन शैल बी इशूड बाय कंप्यूटराइज सिस्टम। ये चाहती मारते हैं आप लोग या आपको पता होता है आगे क्या लिखा हुआ है? विद इन 72 आवर्स। कब से गिनना शुरू करने हैं? ऑफ फाइलिंग ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन। तो आप लोगों ने घर में भी इसी तरह करना है कि विद इन के WI के आगे सफा रख देना है, फिर थोड़ा सा सोचने आगे क्या लिखा है, फिर थोड़ा सोचने आगे, थोड़ा थोड़ा आप पहुंची हुई सरकार महसूस करेंगे अपने आप को। अच्छा, अब आप जल्दी जल्दी प्लांट इंपोर्ट करें। नाउ स्टार्ट इंपोर्ट, लुट मचा दें। अब आप जल्दी जल्दी प्लांट इंपोर्ट करें। ये जो मैंने पहले वाले सारे डाले हुए ना, एप्लीकेशन इशुएंस, ये तो हेडिंग्स हैं, ये नहीं लॉ में लिखी हुई। लॉ की लैंग्वेज यहां से शुरू होगी हमारी, इफ से। अच्छा जी, नाउ स्टार्ट इंपोर्ट। अब आप क्या स्टार्ट कर दें? इंपोर्ट। द पर्सन शैल नाउ इंपोर्ट द प्लांट। अब आप जल्दी जल्दी से क्या इंपोर्ट करें? मशीनरी, प्लांट और रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट कर सकते हैं। रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर लें जिससे आपने चीजें फिर बनानी है आगे। अब आप जल्दी जल्दी प्लांट इंपोर्ट करें एज आ। अब आपको कोई माइका लाल नहीं कह सकता आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो। अब आप मैन्युफैक्चरर हो। तो वो जो मसला आता था कि लोग आपको मैन्युफैक्चरर के कहने से पसंद नहीं करते थे, अब आप आरजी रजिस्टर, नो यू आर अ मैन्युफैक्चरर। अब आप धड़ल्ले से कहें आई एम अ मैन्युफैक्चरर, आई विल स्टार्ट इंपोर्टिंग प्लांट एंड मशीनरी एंड रॉ मटेरियल। लेकिन आपने कस्टम अथॉरिटीज को एक चीज जमा करानी है। आपने कस्टम अथॉरिटीज को एक चीज जमा करानी है। प्लांट पर जितना टैक्स बनेगा इंपोर्ट की स्टेज पर, प्लांट जब इंपोर्ट करते हैं तब भी टैक्स देते हैं, उसको इनपुट कहते हैं। ये भी हमने किसी न्यूमेरिकल में देखना है। प्लांट पर जितना टैक्स बनेगा इंपोर्ट की स्टेज पर, वो आपने कैलकुलेट करना है अपनी कैलकुलेशन में ज़बानी। मिसाल के तौर पर 2 करोड़ का प्लांट है तो उस पर 36 लाख रुपया सेल्स टैक्स बन गया। वो 36 लाख रुपए का चेक बना के आपने कस्टम अथॉरिटीज को दे देना है, सबमिट करा देना है। लेकिन उस चेक पे डेट आपने आज की नहीं लगानी, फिर वो आपके अकाउंट से पैसे निकलवा लेंगे। आपने उधर से फोन करके बाहर वाले से पूछना, यार 60 दिनों में प्लांट भेज रहे हो? उसने कहा भाईजान 55th डे आपके कदमों में होगा। अब इस 55वें दिन का अंदाजा रख के आपने एक डेट लगा देनी है चेक पर। अगली डेट का चेक ये होता है, अगली डेट का चेक ये होता है। कई दफा ना ऐसे भी होता है, आपने किसी से उधार लिया और आपने उसे साल बाद के चेक की डेट बना के दे दी, तो उसे एक तरह की तसल्ली होती है। चेक बाद में बाउंस भी हो जाता है, कोई मसला नहीं, लेकिन एक तरह की दिल की तसल्ली होती है, चलो यार फलां चेक मेरे पास मौजूद है, इसके अकाउंट से पैसे अगर हुए तो मैं इतना निकलवा लूंगा। तो आपने कस्टम अथॉरिटीज को एक चेक बना के देना है आगे की डेट लगा के कि इंशाल्लाह जैसे ही 55वें दिन प्लांट आएगा ये चेक आप इन कैश करवा लीजिएगा, कोई मसला नहीं। जाके आप पोस्ट डेटेड चेक बना के देना है, आपने आगे की डेट का चेक बना के देना है। ऑफ टैक्सेस ऑन प्लांट लिख लें, प्लांट पे जो टैक्स लगना है उसका आपने चेक बना के दे देना है। पढ़ें जी। द पर्सन शैल नाउ इंपोर्ट प्लांट, द पर्सन शैल नाउ इंपोर्ट मशीन and the person shall now import raw material as a menu if he submit का लफ्ज़ बोलना है, if he submit किसको? to custom authorities। if he submit to क्या? a post dated check of taxes। taxes का एक post dated check आप उनको जमा करवा दें, काम चल जाएगा आपको। अच्छा जी, कहां तक पहुंच गए हम? अपने आप को हमने रजिस्टर कराया था आर्जी तौर पे, 60 दिन के लिए हम रजिस्टर हो गए थे और लिस्ट ऑफ मशीनरी जमा करानी पड़ी थी। फिर 72 घंटे में हमें रजिस्टर कर दिया गया था। उसके बाद हमने प्लांट इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन एक शर्त है, आपने उनको क्या जमा करवाने? पोस्ट डेटेड चेक। अच्छा, इफ लिस्ट ऑफ मशीन इंस्टॉल्ड, टू बी इंस्टॉल्ड नहीं ना, अब लफ्ज बदल गया है। इफ लिस्ट ऑफ मशीन इंस्टॉल्ड, अब आपने एक और लिस्ट जमा करानी है जिसमें इंस्टॉल की भी मशीनरी की डिटेल देनी है। इफ लिस्ट ऑफ मशीन इंस्टॉल्ड इज नॉट सबमिटेड इन 60 डेज, 60 दिनों के अंदर अंदर मशीन ने इंस्टॉल कर देनी है आप लोगों ने। अब तो मंगवाएंगे, 55वें दिन आ गई और 5 दिन के अंदर इंस्टॉल करके फारग करें बस काम। और अब उनको लिस्ट भेजें नई, सर ये लिस्ट हम लेके आए। भाई लिस्ट तो आप पहले भी लाए थे, वो कौन सी लिस्ट थी?
वो टू बी इंपोर्टेड की लिस्ट थी। और ये कौन सी लिस्ट है? इफ लिस्ट ऑफ मशीनरी इंस्टॉल्ड इज नॉट सबमिटेड विद इन 60 दिनों में आपने फिर मशीनरी की लिस्ट इंस्टॉल नहीं की, नहीं जमा करवाई, फिर क्या करें? फिर इंस्टॉल ही नहीं हुई मशीन, उसका मतलब क्या मसला है? फिर शायद मशीन जो है वो किसी आबदोज के अंदर थी, जो आबदोज गायब हो गई है, अब क्या करें मशीन का? तो इफ लिस्ट ऑफ मशीनरी इंस्टॉल्ड इज नॉट सबमिटेड विद इन 60 डेज ऑफ, तो आपको दो सजाएं मिलेंगी। नंबर 1, सच टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन शैल बी, आपकी रजिस्ट्रेशन डिसेबल हो जाएगी। और पोस्ट डेटेड चेक शैल बी, क्योंकि इंशाल्लाह प्लांट आ जाएगा थोड़े दिनों में, आप दोस्त के असरात वापस आएंगे, प्लांट इंशाल्लाह आएगा, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। तो प्लांट आ जाएगा, बिल्कुल परेशान ना हो, लेकिन चेक इन कैश करवा दें अपना। तो टैक्स आपका ले लिया जाएगा वो जो 36 लाख रुपए है, और थोड़े दिनों में इंशाल्लाह प्लांट भी आ जाएगा। हो सकता है समंदर की लहरों से ज़रा मज़े मौजे कर रहा हो प्लांट, तो वो उसको समंदर की लहरों से कभी तैरता तैरता इंशाल्लाह पाकिस्तान के सी पोर्ट पर जब आ जाएगा तो कोई मसला नहीं। टैक्स फिर आपसे बाद में नहीं लेंगे, टैक्स आपका भी ले लिया जाएगा। कितनी बातें होगी? 4 बातें होंगी। अच्छा, आखिरी बात मैं पहले पढ़ा हूं, सेकंड लास्ट बात फिर बाद में पढ़ते हैं। ये जो आपके 2 महीने होंगे ना, मिसाल के तौर पे 60 दिन में ले लेता हूं, अप्रैल और मई। फर्ज करें अप्रैल और मई में आपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर लिया। अप्रैल और मई में आपने क्या इंपोर्ट कर लिया? अब जब आपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर लिया तो अप्रैल में भी किया, मई में भी किया, प्लांट को मई के एंड तक या जून के शुरू में प्लांट आया, थोड़ा सा लेट हो गया। जब आपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया अप्रैल और मई में, तो अप्रैल और मई में आपकी सेल तो नहीं होगी। क्यों? प्लांट नहीं आया, तो रॉ मटेरियल को किस चीज में डाल के आप लोगों ने वो करना है? मिल्क शेक का जग ही नहीं है, तो आम और चीनी और दूध रख के बैठ भी जाएं तो उसको पेट में डाल के तो नहीं घुमाना। तो अगर आपके पास रॉ मटेरियल है सिर्फ और बनाने वाली मशीन नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप मिल्क शेक बेच सकते हैं? आप नहीं बेच सकते। लोगों को कहेंगे आम है, ये चीनी है, ये दूध है, भाई मिल्क शेक ले लो, वो कहेंगे चपेट ले लो। लेकिन आपका इनपुट जरूर होगा, 70 रुपए 90 रुपए, मिसाल दे रहा हूं, परचेज इंटू 18%, इनपुट तो आपका होगा। क्यों होगा? रॉ मटेरियल आपने इंपोर्ट किया है। ऐसी सूरत में ये इनपुट आपको रिफंड नहीं होगा। आप ये नहीं कहते मुझे 70 रुपीज वापस करो गवर्नमेंट। नेगेटिव आ गया ना जवाब, ऐसे क्यों देख रहे हैं? जवाब नेगेटिव आ गया ना। आउटपुट आपका 0 है, क्रॉस की बजाय 0 लिख देता हूं ना, क्योंकि आपकी सेल नहीं है। अब आपका रिफंड बना 70 मिलियन और 90 मिलियन, ये रिफंड नहीं आपको होगा। नो रिफंड शैल बी पेड, आपको कोई रिफंड पे नहीं किया जाएगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2 महीने। आपको हम रिफंड नहीं करेंगे। क्यों नहीं रिफंड करेंगे? आपकी सेल ही नहीं हो रही। अब क्या करें 70 और 90 का? एंड इनपुट में बी कैरिड फॉरवर्ड। इस 70 और 90 को क्या कर लो? जून में माइनस कर लो, जुलाई में माइनस कर लो, अगस्त में माइनस कर लो, खैर है कर लेना, कोई मसला नहीं। एंड इनपुट शैल बी कैरिड फॉरवर्ड टू हिज रिटर्न्स फॉर सब्सिक्वेंट टैक्स मंथ्स। कितनी अमाउंट है? 70 जमा 90, 160 में बी कैरी फॉरवर्ड इन जून, जुलाई एटसेट्रा। किताब पे नोट करो भाई, किताब पे नोट करो, सफा कल कल को गुम हो जाना है 0.5 के नीचे। तो बता दें जी, इन 2 महीने क्या एहतियात की जाएगी? नो रिफंड शैल बी पेड। बोले हाउ एवर इट शैल बी कैरी, इसको कैरी फॉरवर्ड कर लें, कोई नहीं। नो मोबाइल विल बी यूज्ड फॉर 2 months। लकीली आज वही मिसाल सामने आ गई। हाउ एवर यू मे कैरी फॉरवर्ड दिस यूजेज। आप इसको कंट्रोल करके रख लें बैग में, आराम से सितंबर में यूज कीजिएगा, तब तक आपका दिल ही उठ चुका होगा मोबाइल से, तो आपका दिल ही नहीं जाएगा। किसी तरह छोड़ देना आप मोबाइल। दिलों से दुआ निकलेगी टीचरों के, अम्मी अब्बू के, यार क्या हीरा है ये,
2 महीने रह गए हैं, कुछ भी नहीं टाइम रह गया। आप ऐसे तलवार लटक रही है सर के ऊपर। अब इधर कोई नहर शहर नहीं करीब है, जाए यार आज। नो सेल्स टैक्स रिफंड, नो छप्पड़ कोई नहीं, नो सेल्स टैक्स मादरत, बी प्रोफेशनल। नो सेल्स टैक्स रिफंड शैल बी पेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एंड इनपुट में बी टू हिज रिटर्न फॉर सब्सिक्वेंट। फिर आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर ले। बबलू आजा तुझे उठाएं, अप्रैल मई में बबलू रोएगा और उसको जून जुलाई अगस्त में कैरी फॉरवर्ड करके माइनस कर ले। अच्छा जी, आखिरी बात, इन 2 महीने की आपने रिटर्न जमा करवानी है। ये मतलब नहीं रिटर्न जमा नहीं करवानी, रिटर्न जमा करवाएं जिसमें आप बताएं मेरी परचेजेस इतनी है, मेरी सेल 0 है। और एक और बात याद रख लें, इन 2 महीने में आपने रॉ मटेरियल नहीं बेचना। आप तो मिल्क शेक का कारोबार करना है आपने, आप उधर से आम चीनी दूध बेचने लग जाएं, कहते ये मन है। जो बंदा अपने आप को आरजी रजिस्टर करवाएगा ना, मिसाल के तौर पे किया गाड़ी वालों ने अपने आप को आरजी रजिस्टर करवाया और बाद में कहा प्लांट तो आ नहीं रहा, चलो टायर बेचें, ये बेचें, वो बेचें, बला बला बला, ये इन चक्करों में नहीं पड़ जाना भाईजान। प्लांट आने दो, थोड़ी मेहरबानी। रॉ मटेरियल बेचने की इजाजत नहीं है, क्योंकि हमने आपको एज अ मैन्युफैक्चरर रजिस्टर किया हुआ है, तो आपने रॉ मटेरियल नहीं बेचना। और अगर आप रॉ मटेरियल बेचते हुए पकड़े गए तो वो आपकी सेल होगी, अगले बंदे की, और बोलने उसकी परचेज हम डेड कर देंगे, उसको भी सजा देंगे, वो आपकी सोहबत में रहता है, उसकी परचेज डेड कर देंगे। 2 बातें सुने आप, इन 2 महीने में रॉ मटेरियल बेचना मना है। अच्छा, इन 2 महीने में रिटर्न जमा करानी है। एक छोटी सी बात ये भी ऐड कर लें, इन 2 महीने में रिटर्न जमा करवानी है आपने। अगली बात, इन 2 महीने में क्या बेचना मना है। और अगर आप रॉ मटेरियल बेचते हुए पकड़े गए तो ये आपकी सेल होगी, अगले बंदे की। क्या उस अपने न्यूमेरिकल में वो परचेज पे 18 लगा सकेगा दूसरा बंदा? नहीं 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 नहीं, उसकी परचेज हम फारग कर देंगे। आज देखें हम क्या क्या फारग करते हैं। अ पर्सन होल्डिंग शेल फाइला, एक बात ये होगी। अगली बात बिल्कुल अलग है, आपने रिटर्न जमा करवानी है हर 2 महीने। कौन कौन से महीने? मंथली फाइल रिटर्न, अप्रैल और मई, आप रिटर्न जमा करवाएं। बट शेल नॉट इशू अ सेल्स टैक्स सेल इनवॉइस। सेल्स इनवॉइस कौन सी होती है? जिसमें आप चीजें सेल कर रहे हैं। बट शेल नॉट इशू अ सेल इनवॉइस एंड इफ सच इनवॉइस इज इशूड, और अगर आप चीजें बेचते हुए पकड़े गए, नो इनपुट शेल बी अलाउड टू हिज, आपके बायर्स का इनपुट क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। बायर्स कौन होंगे? आपके जिन्होंने आपसे चीजें खरीदी होंगी। डन। चलें जी, आप सारा याद कर लें। वेयर अ मैन्युफैक्चरर, याद करें ना यार, फाइल्स एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, अ टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन शैल बी अलाउड टू हिम फॉर अ पीरियड ऑफ 60 days if he submits complete list of to be installed along with फलां फलां फलां। RG registration shall be issued by the within of filing of complete application। अब आप जल्दी जल्दी प्लांट इंपोर्ट करें। द पर्सन shall now import plant machinery and as a मैन्युफैक्चरर, आप मैन्युफैक्चरर के तौर पे, लेकिन एक शर्त है, यू मस्ट सबमिट टू कस्टम अथॉरिटीज इफ लिस्ट ऑफ मशीन इंस्टॉल्ड इज नॉट सबमिटेड विद इन। अब 2 सजाएं मिलेंगी। सच टेम्परेरी शेल बी एंड चेक शेल बी, चेक इन कैश हो जाएगा। अच्छा, ऐसे बंदे को रिफंड मिलेगा? नो रिफंड शेल बी पेड, नो रिफंड शेल बी, इन 2 महीने आपको रिफंड नहीं मिलेगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। हाउएवर एक रिलैक्सेशन बता दें क्या अवेलेबल है। इनपुट में बी कैरिड फॉरवर्ड टू
फॉर सब्सिक्वेंट टैक्स मंथ्स। सर अगर तो वो मशीनरी स्टार्ट कर लिया उसने, जानबूझ के उसने वो जमा नहीं करवाई, फिर तो समझ आती है कि डिसेबल कर रहे हैं उसको, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन। वो क्या करें उसको सर वो मशीन उसको अच्छे सप्लायर से मंगवानी चाहिए थी। फाइल मंथली रिटर्न। अ पर्सन होल्डिंग टेम्परेरी रेजिस्ट्रेशन फाइल बट शेल नॉट इशू अ सेल्स टैक्स सेल इनवॉइस। क्या होती है सेल्स टैक्स सेल इनवॉइस? सेल करने का बिल। एंड इफ सच इनवॉइस इज इशूड नो इनपुट शेल बी एडमिसिबल टू हिज। आपके बायर्स को इनपुट माइनस करने की इजाजत है या ना है? नहीं। निकालें जी चैप्टर नंबर, बल्कि बस 2-3 मिनट दें, इधर एक चीज पढ़ लें फिर आगे चलते हैं। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन पढ़ लें। अच्छा, इसमें आप ये समझें कि एक बच्चा है, उसको हमने स्कूल डाला है और वो स्कूल जाने को मान नहीं रहा था, उसको अम्मा जी ने स्कूल डाला है। 2 मिनट आपने फोकस करके इधर देखना है। इफ अ बच्चा रिक्वायर्ड टू बी सेंट टू स्कूल डज नॉट गो टू स्कूल, द अम्मी मे इशू अ नोटिस टू सच बच्चा। अम्मी नोटिस इशू करेंगी, बेटा तुम बड़े हो गए हो, जल्दी से मेरे सामने पेश हो, मैं तुम्हें स्कूल लेके जाऊंगी। अगर अम्मी को रिप्लाई आ जाए बच्चे की तरफ से जिसमें वो लड़े कि आई एम नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, तो अम्मी शैल पर्सनली हियर द केस। अम्मी खुद बुला के कमरे में उसका केस सुनेंगी। देन अम्मी मे पास एन ऑर्डर फॉर जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन। फिर अम्मी फैसला करेंगी कि अब तुम्हें स्कूल में डाला जाएगा। कॉपी ऑफ ऑर्डर शैल बी सेंड टू दैट पर्सन, और उस बच्चे के बेड पे उसकी एक कॉपी भेज दी जाएगी कि मुबारक हो, तुम्हें स्कूल डाला जाने लगे। द ऑर्डर शैल बी एंटर्ड इन कंप्यूटर सिस्टम, और बच्चे के कंप्यूटर सिस्टम में डाल दिया जाएगा कि इसको अब हम स्कूल डालेंगे। इफ बच्चा डज नॉट रिस्पॉन्ड टू नोटिस, अगर बच्चा कहने के बावजूद भी फिर स्कूल ना जाए, अम्मी शैल जबरदस्ती रजिस्टर थ्रू कंप्यूटर सिस्टम। फिर अम्मी उसको जबरदस्ती स्कूल में एनरोल करवा देंगी एंड विल इन्फॉर्म थ्रू कोरियर सर्विस, और टीसीएस वाला बच्चे के बेड पे एक सफ़ा लेके आएगा कि हमने आपको रजिस्टर कर दिया। आ जबरदस्तीली रजिस्टर्ड बच्चा विल कंप्लाई विद ऑल प्रोविजंस ऑफ स्कूल, वो फिर स्कूल की सारी बातें मानेगा, सारे होमवर्क करेगा। इफ ही फेल्स टू डू सो, लेकिन अगर वो बच्चा ना करे, द अम्मी में इशू नोटिस फॉर प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। अम्मी उसे कहेंगी कॉपी पेंसिल किताब लेके आ जा, मैं देखती हूँ तो क्या गुल खिला रहा है, और बेटे खुद आई अपने एजेंट को ना भेजिए, आजकल के बच्चे भी बड़े तेज हैं। एंड रिक्वायर हिम टू अपीयर इन पर्सन, बेटा तुमने खुद आना है, अपने एजेंट को नहीं भेजना। टू असेस द होमवर्क, ताकि मैं आपका होमवर्क चेक करूं। इफ लेटर ऑन इट इज फाउंड, और बाद में यह पता चला डेट अ पर्सन वॉज नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, कि वो बच्चा अभी 2.5 साल का था, बाद में यह पता चला। इफ लेटर ऑन इट इज फाउंड कि ही वॉज नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड बट रॉन्गली, लेकिन गलती से अम्मी ने उसको भेज दिया, बात बड़े से करनी थी, ये सारी कहानी छोटे के साथ चल गई। ड्यू टू एरर, गलती से ये हाथ चढ़ गया था। द अम्मी शैल कैंसल द रजिस्ट्रेशन, अम्मी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगी थ्रू कंप्यूटर सिस्टम। नाउ बेटा शैल नॉट पे एनी टैक्स, बेटा तुमने कोई होमवर्क नहीं करना। नहीं 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 अम्मी मैं करांगा, नहीं 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 बेटा नहीं 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 कोई पेनल्टी नहीं, कोई डिफॉल्ट चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं। हाउएवर जो सुबह सुबह टीचर ने होमवर्क दिया था बस वो करके दिखा दो, बस एक काम करना है आप। तो ये था जी कंपल्सरी। तो जो बंदा सेल्स टैक्स में इंपोर्टर है, मैन्युफैक्चरर है या होलसेलर है और अपने आप को क्या नहीं करा रहा, उसको नोटिस भेजा जाएगा कि हम तुम्हें क्या करने लगे हैं। इफ अ पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, कौन होगा रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड? मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डीलर। इफ अ पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड डज नॉट, द कमिश्नर में इशू आ, आपको नोटिस भेजा जाएगा। अभी रजिस्टर नहीं किया जाएगा, अभी रजिस्टर नहीं, में इशू आ सॉफ्ट नोटिस लिखे, में इशू आ सॉफ्ट नोटिस, आपको एक नोटिस भेजेगा, सॉफ्ट सा, नरम सा, बबलू सा। पेज नंबर अगला, में इशू आ सॉफ्ट नोटिस टू सच पर्सन, नोटिस भेजा जाएगा। अच्छा, जब नोटिस भेजने के बाद बच्चे 2 किस्म के होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं नोटिस ही आया, क्या हुआ, सितंबर ही आ रहा है, क्या हुआ, क्या हो जाने देता था। इफ कमिश्नर रिसीव्स अ रिप्लाई फ्रॉम द पर्सन, ये कौन सा बच्चा होगा? अच्छा बच्चा, बुरा बच्चा, जिसमें वो लड़ रहे अपनी लाइबिलिटी के बारे में, कॉन्टेस्ट लड़ रहे कि आई एम नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, तो कमिश्नर शैल, कमिश्नर ही कमिश्नर ही कमिश्नर ही कमिश्नर कमिश्नर लिखो, कमिश्नर शैल पर्सनली हियर द केस, ही मे पास एन ऑर्डर फॉर द, और हो सकता है फिर उसको जबरदस्ती रजिस्टर कर दिया जाए। कॉपी ऑफ ऑर्डर शैल बी सेंड टू द
पर्सन, पर्सन कौन है? टैक्स पेयर लिखें, टीपी। एक कॉपी आपके घर भेज दी जाएगी और एफबीआर के कंप्यूटर सिस्टम में डाल दिया जाएगा। अब आप क्या हो गए हो? रजिस्टर। ये कौन सा बच्चा था जिसने रिप्लाई कर दिया था? इफ अ पर्सन डज नॉट रिस्पॉन्ड टू नोटिस, तो फिर कोई लंबी कहानी नहीं, फिर कोई लंबी कहानी नहीं। द कमिश्नर शैल थ्रू कंप्यूटर सिस्टम एंड विल इन्फॉर्म हिम थ्रू, उसको कोरियर सर्विस से बता दिया जाएगा। आ जबरदस्तेरिली रजिस्टर्ड बंदा विल कंप्लाई विद ऑल लॉ। समझ आ गई? सारे लॉ को फॉलो करेगा। ये नहीं कि ये लॉ फॉलो कर लिया, ये नहीं कर लिया, सारे लॉ को आपने फॉलो करना है। अब बच्चा ये स्कूल जाके मुंह बना के बैठा रहे, मुझे तो अम्मी ने भेजा, मैंने नहीं होमवर्क करना, चपेड़े मारे बंदा, दोनों तरफ से मुंह लाल करके भेजे घर। भाईजान तुम्हारी मेहरबानी, जबरदस्ती भी आयो, काम करना पड़ेगा। जो इस क्लास में जबरदस्ती जिसको अम्मी अब्बू ने भेजा हुआ, किसी ने जरा देखें दाएं वाले को, किसी को जबरदस्ती भेजा है अम्मी अब्बू ने, तो तेरे पे भी सारे टेस्ट देने पड़ेंगे तुझे। A जबरदस्ती रजिस्टर्ड बंदा will comply with all law and if he fails to do so, the commissioner may issue notice for production of, उर्दू में लिखें, कमिश्नर कहेगा अपने रिकॉर्ड्स ले आओ। सेल इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, कमिश्नर कहेगा अपने रिकॉर्ड्स ले आओ। कमिश्नर में इशू नोटिस, नोटिस फॉर व्हाट? फॉर प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। कमिश्नर कहेगा अपने रिकॉर्ड ले आओ और क्या करो? उर्दू में लिखें, और खुद आना। खुद आना या एजेंट को भेज दो अपने? खुद आना। क्या करने लगे हो? मैं खुद क्यों हूं? मेरा एक्सरे करने, मेरा एमआरआई करने, मेरा ब्लड प्रेशर चेक करने, टू असेस सेल्स टैक्स। तुम्हारे में सेल्स टैक्स का लेवल चेक करना है कितना है? सेल्स टैक्स का लेवल चेक करना है। साथ वाले का वजन बढ़ गया 4 दिनों में, या पढ़ पढ़ के कम हो गया? अच्छा, सब कुछ कर के ना कमिश्नर ने रिकॉर्ड भी मंगवा लिया, बंदा भी आ गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। बाद में पता चला ना वो मैन्युफैक्चरर, ना वो होलसेलर, ना वो डीलर, वो बेचारा तो छोटी सी कॉटेज इंडस्ट्री था, जिस बेचारे की सेल भी फारग सी थी। If later on it is found that बंदा was but गलती से उसको रजिस्टर कर दिया ड्यू टू एरर, कमिश्नर बिल्कुल ठंडा हो गया। कमिश्नर ने बिल्कुल ऐसे नहीं ठंडा हो जाता, कमिश्नर शैल कैंसल द रजिस्ट्रेशन। कमिश्नर आपकी रजिस्ट्रेशन क्या कर देगा? नहीं 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 सर, आपने को टैक्स नहीं देना सर, सॉरी सर, आपको गलती से हमने हाथ डाल दिया था आपको। नो ही शैल नॉट पे एनी टैक्स, नो ही शैल नॉट पे एनी डिफॉल्ट सरचार्ज, लेट पेमेंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं, नो ही शैल नॉट पे एनी पेनल्टी, हाउएवर ही विल पे एक्सेस टैक्स। ये हम पढ़ेंगे किस सेक्शन में? 3B। किस चैप्टर में लिखा हुआ है? पिछले चैप्टर में। और पिछले चैप्टर में भी हमने 3B पढ़ा नहीं। आज आखिरी मौका दिया जा रहा था उन हजरात को जिन हजरात ने नहीं आना था। अब कल से हम प्रॉपर तरीके से पिछला चैप्टर रिज्यूम करने लगे हैं, और वो वहीं पे छोड़ा था हमने मंडे को, और वहीं से इंशाल्लाह हम ट्यूसडे को शुरू करेंगे, ताकि जो जिनका लेक्चर बीच में मिस हुए हैं तो कम से कम इनका ये वाली लाइन तो मैंने अभी समझाई नहीं। ये सेक्शन 3B हम पढ़ेंगे, नो ये पढ़ेंगे सेक्शन तो समझ आएगा, ये भी नहीं समझ आ सकता। आ जाएं भाई, चैप्टर 18 पे टाइम ज़ाया कर लेते हैं, को 5-10 मिनट। ऐसे आपको कुछ कर तो सकते नहीं, कोई एडजस्टमेंट देख लेते हैं। एक एडजस्टमेंट मुझे पता है मैंने आपको छुड़वाई भी है, लेकिन वो भी करवाने की ज़रूरत नहीं है, उसको छोड़ें। लुट में चाहिए आपने 41वां भी कर लिया, 40वां भी कर लिया, 39 टेस्ट में डाल दिया था, 38 रह गया। किसी दिन टाइम निकाल के ये कर लेंगे। किस दिन करते होते थे हम? मंडे को करते होते थे, चलिए तो बुध को कर लेंगे, मंडे को रहने देते हैं। कौन से यार, सारे तो न्यूमेरिकल हो गए हैं यार, हद हो गई यार। पेज 404। Ahmed has completed his MBA from a university in United States of America। यार ये पेज नंबर मुझे भी भूल जाता है, 404 है याद रखने के लिए। अहमद ने MBA किया है, एक यूनिवर्सिटी थी अमेरिका में, वहाँ से। He had been living since there। अगस्त 2013 से वहाँ रह रहे हैं अपनी तालीम के लिए। हमारा साल कौन सा है यार शिजादी? 2020। ये 2013 से वहाँ रह रहे हैं। अगस्त 2013 का मतलब है 2014 का टैक्स ईयर।
2014 के टैक्स ईयर से ये वहाँ रह रहा है फॉर हिज एजुकेशन, पता नहीं कौन सी तालीम है, 7 साल में ख़त्म हुई, बार बार अच्छा फेल हुआ हुआ है। एंड केम टू पाकिस्तान ओनली वंस, पाकिस्तान सिर्फ एक दफ़ा आया था, डेट इज़ इन 2017, वो भी 10 मार्च से 30 सितंबर तक आया था। 10 मार्च 17 का मतलब बनता है 30 जून 17 का साल, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने, तो इसका मतलब है 2017 में भी रेजिडेंट नहीं था, क्योंकि 4 महीने रुकने से आप रेजिडेंट नहीं बनते। ये वाला साल बनता है 2018 का, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने रुकने से भी आप रेजिडेंट नहीं बनते। इसका मतलब है 14 में भी आप नॉन रेजिडेंट थे, 14 में क्योंकि आप अमेरिका चले गए थे, 14 में भी नॉन रेजिडेंट थे, 15 में भी नॉन रेजिडेंट थे, 16 में भी नॉन रेजिडेंट थे, वो तो बड़ा वाज़ेह है। 17 में पाकिस्तान आए थे फिर भी नॉन रेजिडेंट रहे, 18 में भी आप 2-3 महीने पाकिस्तान थे लेकिन फिर भी नॉन रेजिडेंट रहे, 19 में भी शायद नॉन रेजिडेंट रहे हो, अभी आगे सवाल को चलने दें। एंड देन वेंट बैक टू यूएसए टू कंप्लीट हिज एमबीए, एमबीए नहीं मुकरिया माशाल्लाह। अलॉन्ग विद हिज स्टडीज वो पार्ट टाइम बर्तन धोता है किसी रेस्टोरेंट में, टिल नवंबर 2019 वो बर्तन ही धोता रहा। नवंबर 2019 कौन सा साल बनता है? 2020। इसका मतलब है 2019 जो हमारा पेंडिंग रह गया था, 30 जून 19 को खत्म हुआ था, उसमें भी नॉन रेजिडेंट है, हमारे साल में रेजिडेंट है, टिल नवंबर 19 वहीं रहा। ही रिटर्न टू पाकिस्तान ऑन 1 दिसंबर 19, 1 दिसंबर 19 को आ गया। 1 दिसंबर 19 का मतलब है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 7 महीने इस साल रुका है। एंड कमेंस्ड द बिजनेस फ्रॉम 1 जनवरी 20, और यहां आके इसने तालीम मुकम्मल करके नौकरी नहीं ढूंढी, यहां इसने क्या शुरू कर दिया? कारोबार शुरू कर दिया। अब कहानी ये बनी कि बच्चे का नाम है अहमद, अदना तालीम हासिल करने गया था अमेरिका। ये जो तालीम हासिल करने गया था अमेरिका, तो ये अगस्त 13 से नवंबर 19 तक अमेरिका ही रहा, और बस कोई 5-6 महीने बरकत के लिए पाकिस्तान हाथ लगाने आया था, लेकिन उस अरसा भी इतने थोड़े महीने रहा कि ही स्टिल अगस्त 13 से लेकर नवंबर 19 तक इसका स्टे कहां रहा है? यूएसए में, एक्सेप्ट 5 to 6 months। तो अब ये 13 की बात तो छोड़ दें, 13 में तो पाकिस्तान था, 14 टैक्स ईयर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6 साल ये बंदा क्या है? और हमारा जो 2020 का साल है उसमें रेजिडेंट है। अच्छा, पाकिस्तान आके कारोबार कब शुरू किया? बिलो हिज कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, वो टैक्सेबल इनकम ही निकाल दी इससे ज्यादा तूने, फिर हमने क्या करना है? कमेंट तेरी खैर शीज, मैं तेने मेरिकल समझिया सी, चल पड़ी गया यार, हिम्मत कर यार। बिलो इज द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉर टैक्स ईयर 2020। 2020 का इसने डाटा दिया आपको, 2020 में लिख लें, रेजिडेंट है ऊपर छोटा सा, 2020 में से ज्यादा रेजिडेंट है। पाकिस्तान में कमाई गई इनकम, बिजनेस इनकम, सेल कितनी है बिजनेस की? सेल से चला है, प्रॉफिट से चला है? सेल से चला है। टैक्सेबल इनकम निकाल दिया सरकार उसने आपको, सेल से चला है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस की है, बिल्कुल सही। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस माइनस की हैं, बिल्कुल सही। सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस होने चाहिए। डोनेशन माइनस की है, ये नहीं होनी चाहिए थी वैसे, डोनेशन बिजनेस का खर्चा नहीं है। बहरहाल इसको लॉस कितना आ गया? 16,20,000। यम्मी अबू ने चिपेड़े मारी, 6 साल उधर 4 डालता रहा, इधर आके भी लॉसेस को मारा है, पैसे ही बर्बाद किया कर तू। फॉरेन इनकम, ये कौन सी फॉरेन इनकम है? सैलरी की। ओ, सैलरी फ्रॉम रेस्टोरेंट इन यूएसए। यूएसए में वो जो बर्तन धोता था, तो उन्होंने जाते हुए बरकत के लिए इसको कहा आपने बहुत अच्छे बर्तन धोए, 8,40,000 आपके लिए। ये तो टोटल है, इनको छोड़ें। ये पाकिस्तान की इनकम्स हैं, ये बाहर की इनकम्स हैं। नोट ए, नोट ए, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूड आपको पता है वो मशहूर ज़माना फिक्रा जो सवालों में लिखा होता, तो वो आ गया। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस में पड़ा है, क्या पड़ा है? सैलरीज ऑफ 8,40,000 पेड टू एम्प्लॉयज इक्वली इन कैश। कैलकुलेटर पकड़े आप, मुझे पर मंथ तनख्वाह बताएं एम्प्लॉयज की। अगर आपने निकाल ली तो आप छा जाएंगे। पर मंथ तनख्वाह बताएं, कैश में पे कर दिया, टोटल दिया, पर मंथ निकलवाएं। 8,40,000 पे टू एम्प्लॉयज इक्वल इन कैश,
ये पर मंथ नहीं है। एम्प्लॉय को 8,40,000 तनख्वाह देनी है तो खुद नौकरी छोड़ के खुद नौकरी शुरू कर दे, मैं तो कहता हूँ। थोड़ी सी अकल लगानी थी। ये जो तनख्वाह है ना, ये कुछ लोगों को पता चल गया है, ये तनख्वाह 2 बंदों की है और ये तनख्वाह 6 महीने की है। ये तनख्वाह 6 महीने की है। क्यों? चपेड़ पहली लाइन पढ़ें। ही स्टार्टेड बिजनेस फ्रॉम 1 जनवरी 2020। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अच्छा, मुलाजिम कितने? 2। महीने कितने? 6। पर मंथ तनख्वाह इज मिसिंग टोटल। यार 1000 तरीके हो सकते हैं कैलकुलेट करने के, मुझे ये तरीका अच्छा लगा तो मैंने ये लगा लिया। 2 मुलाजिम ज़रब 6 महीने ज़रब 1 महीने की तनख्वाह विल बी इक्वल टू 8,40,000। एग्रीड और नॉट? फिर मैं अगली बहस शुरू करता हूं। एग्रीड। 2 मुलाजिम ज़रब 6 महीने, 2 मुलाजिम ज़रब 2 मुलाजिम है, 6 महीने उन्होंने काम किया और हर मुलाजिम को आपने हर महीने तनख्वाह दी होगी। ये फैक्टर क्या देगा? पर मंथ तनख्वाह। ये फैक्टर पर मंथ तनख्वाह देगा। बताएं जी क्या निकली? 70,000। बैलेंसिंग आ गई, लिख लें जी बैलेंसिंग। एक्स ज्यूम कर लेते हैं, जो मर्जी ज्यूम कर लेते हैं इसको। टैक्स चेक उसने आपका चेक किया या उसने आपके मैथमेटिक्स चेक किया? मैथमेटिक्स। टैक्स का तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ओए 25,000 से ऊपर है, किसमें पे कर दी? ओए बोले साथ साथ, ओए किसमें पे कर दी? ओए किसमें पे कर दी? ओए कैश में। अलाउड नॉट अलाउड? कमेंट कर लेंगे? कमेंट्स तो आपने घर में करके आएंगे, फिर कल मैं चेक करूंगा आपने क्या कमेंट किया है। Oh well, that is very nice. That's good going. You're paying to 2 employees 6 months. That's very nice. Your business is growing by day by day. Though it is a loss for the year, but inshallah next year you will earn so much. So I के मैंने कमेंट्स कर दिए थे। तो सैलरी से एडमिन एक्सपेंसेस पेड टू 2 एम्प्लॉयज इन कैश। टैक्स टुक्स काटा है पुत्र, टैक्स काटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। टैक्स मानना कि तूने काट लिया, तुझे सैलरी भी किस में पे करनी चाहिए थी? या क्रॉस चेक में या उसके अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहिए थे पैसे। सेक्शन 21 का तोहफा पहुंच गया था आप लोगों तक? ठीक है, बाकी लोगों को भी देने जो FR1 के ग्रुप में नहीं थे। सेक्शन 21 की एक समरी शेयर की थी। पॉइंट 2 ईद वाले दिन बनाई थी मैंने, मुझे अच्छी तरह याद है, नीचे लिख भी दिया था बरकत के लिए, ताकि आपको जरा कहें हम भी फिक्रमंद हैं। पॉइंट नंबर 2, 6 लाख रुपया सेलिंग एंड एडमिन के खर्चों में पड़ा है इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी लिखें क्या होता है? प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर। और नीचे सेक्शन का नंबर भी लिख लें, सेक्शन 25। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर सेक्शन 25। इसे पूरा माइनस करना होता है, इसे पूरा माइनस करना होता है या 20% लगा के? रिवाइज कीजिएगा, जाके रिवाइज कीजिएगा। बाकी डोनेशन वगैरह देख लेंगे किसको दिया। चलें जी, कल इंशाल्लाह इसका मैं आपको फिर सोल्यूशन लिखवाऊंगा। कल इंशाल्लाह इसका सोल्यूशन लिखेंगे। कितने लोग इसे ट्राई कराएंगे एक दफ़ा सोल्यूशन? कमेंट करना है हर एक के ऊपर। वैसे आईकेप ने कैसा मुश्किल सवाल बनाने की कोशिश की, आसान सवाल? कितने लोगों को बात याद आ गई है? 4 साल से नॉन रेजिडेंट है। कितने लोगों को आप मेरे याद कराने से याद आई है? 4 साल से क्या है आपका? मेरे पैसे गिर गए। अल्लाह अकबर, उठा यार ये पैसे। बताने वाले को 50 रुपए नाम। आपने भी देखे थे 20 रुपए नाम। भाई अब तो आ जाएगा टाइम और टाइम।